सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो मनोविज्ञान विषय है उसका पाठ नंबर 2 है मनोविज्ञान की पद्धतियाँ। इस पाठ के प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ को मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो आप इस चैनल पर जाके पाठ को पहले पढ़ सकते हो या फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पाठ को पढ़ सकते हो। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पाठागत प्रश्न है 2.1 रिक्त स्थान भरो। तो जो भी ब्राउन कलर में जो भी लिखा हुआ है वो आपका आंसर है रिक्त स्थान का। तो पहला क्वेश्चन है, जैविक उपागम के अंतर्गत भावनाओं, स्मृतियों, संवेगों और व्यवहार के अन्य पहलुओं के नियंत्रण में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो आंसर है ये ना खालिस्तान में, ये खालिस्तान दे रखा है आपको, इसमें ये आंसर है जिसमें जैविक उपागम भरना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भावनाएं है, स्मृति यानी हमारी जो याददाश्त है, संवेग है, व्यवहार है, इनके जो भी है ना पहलू है उसको नियंत्रण में मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्ति की सूचना संसाधन की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो संज्ञानात्मक उपागम में क्या होता है कि व्यक्ति की जो सूचना है वो संसाधन की क्षमता पर उसका ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है मानवतावादी उपागम के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति क्रियाशील और आत्मसिद्ध प्राणी है और उसे अपने व्यवहार के निर्धारक की स्वतंत्रता है केंद्रित किया गया है। देखो, आप इस पाठ को अगर पूरा पढ़ोगे अच्छे से, है ना, तो ही आपके क्वेश्चन आंसर समझ में आएगी, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा विषय है कि पहले आपको पाठ को, चैप्टर को पढ़ना होता है ताकि आपको आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अनुसार अधिकतर मानव व्यवहारों का निर्धारण अचेतन प्रेरणाओं द्वारा होता है। पांचवा है, व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत व्यक्ति वस्तुपरक और प्रत्यक्ष व्यवहार और इसका वातावरण की उत्तेजनाओं से संबंध का विश्लेषण किया जाता है। देखो, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन के आंसर आपको विस्तार से समझाती हूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कोशिश ये करना कि पहले इस पाठ के वीडियो को आप अच्छे से देख लो, ठीक है, ताकि उसमें मैंने उस पाठ को अच्छे से समझा रखा है। जिससे क्या होगा कि यहाँ कुछ ऐसे शब्द है, जैसे अब विश्लेषणात्मक आ गया, व्यवहारवादी है, मनोविश्लेषणात्मक, ये शब्द क्या है ना, इनकी व्याख्या चैप्टर के अंतर्गत पूर्ण रूप से मैंने कर रखी है। तो जो NIOS क्लास 10वीं या क्लास 10th साइकोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने जो पाठ को पढ़ा रखा है, तो वहाँ से पाठ को अच्छे से आप पढ़िए। अगला है पाठगत प्रश्न 2.2। पहला है, इसमें भी आपको रिक्त स्थान ही भरना है। अवलोकनकर्ता यानी कि जो देखता है, परखता है, तो अवलोकनकर्ता की भूमिका के आधार पर इसे सहभागी और असहभागी अवलोकन में विभाजित किया गया है। दूसरा है, प्रयोग के अंतर्गत प्रयोगकर्ता एक चर में ऐच्छिक रूप से फेरबदल तथा नियंत्रण स्थापित कर दूसरे चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। तीसरा है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अध्ययन की प्रमुख इकाई व्यक्ति तथा जीवन के विभिन्न संदर्भों में उसके अनुभव है। चौथा है, वह चर जिस पर प्रयोगकर्ता फेरबदल में नियंत्रण स्थापित करता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है, तथा वह चर जिस पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वह आश्रित चर कहलाता है। पांचवा है, सर्वेक्षण पद्धतियां या सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग सामान्यतः लोगों के विचारों के प्रतिमान, मनोवर्ती, विश्वास तथा मूल्यों के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब है पाठगत प्रश्न 2.3। तो पाठगत प्रश्न, यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पठगत लिखा हुआ है, पाठगत प्रश्न 2.3। पहला प्रश्न है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों व सीमाओं का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, जिस प्रतिदर्श के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उसे प्राप्त परिणामों में यदि स्थिरता हो तब वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। यानी हमने जिसके लिए हमने परीक्षण यानी कि किसी का मूल्यांकन करना तय किया है ना, अगर उसके जो प्राप्त उसके परिणाम होते हैं वो विश्वसनीय है, ठीक है, तो वो स्थिर होते हैं, यानी उसके परिणामों में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो विश्वसनीय परिणाम कहलाता है। तीसरा है, वैधता का अर्थ है कि परीक्षण मूल्यांकन के लिए वांछित विशेषताओं का किसी सीमा तक मापन करता है। चौथा है, एक प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत संदिग्ध, अनिश्चित तथा असंरचित उद्दीपकों जैसे चित्र, शाही के धब्बे, रेखा चित्र तथा अपूर्ण वाक्यों आदि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, प्रश्नावली के पद यानी प्रश्न या तो प्रतिबंधित रूप में या मुक्त रूप में हो सकते हैं।
प्रतिबंधित का मतलब होता है, मान लो कोई आपने किसी से प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर हाँ ना में ही मिलेगा या उसका एक सटीक उत्तर होगा। जबकि मुक्त उत्तर में क्या होता है कि विस्तार से आप उसका उत्तर दे सकते हो, कई उत्तर उसके आ सकते हैं। छठा है प्रदत्त एकत्र करने की एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार का अर्थ है निश्चित उद्देश्यों के साथ दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने की स्थिति में आपसी बातचीत। प्रदत्त यानी कि डेटा आपको किसी के आंकड़े वो ना एकत्रित करना है या किसी से कोई साक्षात्कार लेके उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या कहलाए, प्रदत्त। एक प्रदत्त हो गया यानी कि आपको कुछ डेटा चाहिए उससे ना, तो उसके लिए आपको साक्षात्कार है, आप आमने सामने बैठकर भी उनसे उससे बातचीत करके आपको जो भी आंकड़े एकत्रित करने या आपको जो भी सूचनाएं एकत्रित करनी है वो आप कर सकते हो। सातवां है संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत संभाव्य विकल्पों के साथ पहले से ही प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। देखो संरचित साक्षात्कार, ये साक्षात्कार के तरीके या इंटरव्यू के तरीके। संरक्षित में क्या होता है कि पहले से ही विकल्प के प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं, यानी कि वो क्या पूछने वाला है पहले से प्रश्न तय होते हैं। असंरचित साक्षात्कार के अंतर्गत कई प्रकार के मुक्तोत्तर प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है तथा साक्षात्कार दाता जितना अधिक से अधिक संभव हो सके उतना स्वतंत्र होकर उनका उत्तर देता है। अब है पाठांत प्रश्न। पाठांत प्रश्न प्रश्न संख्या 1 है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तीन मुख्य उपागमों का वर्णन कीजिए। मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें कई प्रकार के उपागमों की आवश्यकता क्यों है। उपागम का मतलब होता है विधियाँ, कि व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ 3 विधियों का वर्णन करना है ना। तो मानव के व्यवहार को समझने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से साधन, ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना, और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला है जैविक उपागम, यानी जैविक तरीके की विधि। जैविक उपागम में मुख्यतः जैविक संरचनाओं जैसे मस्तिष्क, अंतःस्रावी नलिकाएं, तंत्रिका तंत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। इनमें देखा जाता है कि व्यक्ति की भावनाओं, संवेदनाओं, अभिप्रेरणाओं एवं जैविक संरचनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम व्यक्ति का अध्ययन करने का सबसे पहला उपागम मनोविश्लेषणात्मक उपागम था, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया है। इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अचेतन की इच्छाओं, यौन एवं आक्रामकता के जैविक आधारों, आरंभिक बाल्यावस्था के मानसिक संघर्षों को महत्वपूर्ण समझा गया है और इन्हें व्यक्तित्व का प्रमुख निर्धारक माना गया है। तीसरा है व्यवहारात्मक उपागम। इस उपागम में व्यक्तित्व को उद्दीपकों के प्रति विशेष सीखी गई अनुक्रियाओं एवं स्पष्ट व्यवहारों या आदतों का एक संग्रह माना जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति कैसा व्यवहार करता है। मान लो किसी को ज़्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, तो भोजन को देकर वो कैसा व्यवहार करेगा, है ना। तो ये उद्दीपक हो गया, तो भोजन उसके लिए क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। तो इस उपागम में व्यक्तित्व को उद्दीपकों के प्रति विशेष सीखी गई अनुक्रियाओं एवं स्पष्ट व्यवहारों या आदतों का एक संग्रह माना जाता है। अतः इस उपागम में बहुत सारे व्यवहार जिनसे मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सीखे गए अनुबंधित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे व्यवहार व्यक्ति के बाल्यावस्था में ही उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ वे ऐसे व्यवहार को सीखना प्रारंभ करते हैं। यानी कुछ व्यवहार हम बचपन से ही सीख लेते हैं। मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें कई प्रकार के उपागमों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि विभिन्न उपागमों में मानव व्यवहार को अलग अलग तरह से समझाया है। जैसे जैविक उपागम में हम व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं को समझते हैं कि उसके अंदर की भावनाएं कैसी हैं, तथा मनोविश्लेषणात्मक उपागम में व्यक्ति के चेतन अचेतन की इच्छाओं के आधार पर समझा जाता है, ये समझाया गया है। वही व्यवहारवादी उपागम में व्यक्ति के व्यवहार को सीखा हुआ बताया गया है। तो ये अलग अलग व्यवहारों में, अलग अलग उपागमों में हम व्यक्ति के व्यवहार को पहचानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रदत्त एकत्र करने के लिए अवलोकन के उपयोग की व्याख्या कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से की विशेषताओं का वर्णन करना, और प्रदत्त यानी कि आपको कुछ डाटा एकत्रित करना, कुछ आंकड़े एकत्रित करने हैं, किसी से सूचनाएं एकत्रित करनी है, उसके लिए, है ना, किस तरह से हम अवलोकन का उपयोग करते हैं। उत्तर है मानव व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तार्किक वैज्ञानिक पद्धति तार्किक होती है, अर्थात इसमें एकत्र की गई सामग्री को एकत्र करने का ढंग तर्कशील होता है। अगला है उद्देश्यात्मक। वैज्ञानिक पद्धति में आंकड़े किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति में आंकड़े व्यवस्थित होते हैं। निरीक्षणात्मक वैज्ञानिक पद्धति निरीक्षणात्मक होती है। इसमें आंकड़े निरीक्षण के आधार पर एकत्रित किए
जाते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक। वैज्ञानिक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रदत्त एकत्र करने के लिए अवलोकन का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है। देखो, हम किसी से भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसके तरीके हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन सा? सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है और आंकड़े एकत्रित करता है, यानी कि जो जहाँ भी उसको अध्ययन करना है उसका खुद का ही वो सदस्य बन जाता है ना। और फिर उसको क्या करना होता है कि वहाँ के आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। जैसे मान लो कोई आपने फिल्म देखी, उस फिल्म के अंदर कोई जासूस है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी फैमिली के बारे में उसको जानकारी इकट्ठी करनी है तो वो क्या करेगा, उस फैमिली में जाएगा, मेहमान बन के जाएगा और वहाँ का खुद का ही वो सदस्य हो जाएगा। इस तरह से वो वहाँ के सारे आंकड़े एकत्रित कर लेगा। सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में अध्ययन करता अध्ययन समूह का दूर से अवलोकन करके आंकड़े एकत्रित करता है। स्वाभाविक अवलोकन। स्वाभाविक अवलोकन में अध्ययन करता अध्ययन समूह का स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन करता है तथा आंकड़े एकत्रित करता है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रयोगात्मक पद्धति की एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में व्याख्या कीजिए। सुसंगत चरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों के विषय में भी बताइए। किसी व्यवहार एवं मानसिक क्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करना ही प्रयोग कहलाता है। देखो, किसी व्यवहार एवं मानसिक क्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करना ही प्रयोग कहलाता है। व्यवहार का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में चर किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है तथा जिसे मापा जा सकता है। जैसे उम्र, वृद्धि, थकान आदि कुछ चरों के उदाहरण। तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको मापा जा सकता है। उम्र का पता लगा सकते हैं, वृद्धि का पता लगा सकते हैं, थकान ज़्यादा हुई है, कम हुई है ना, उसका पता लगाया जा सकता है। तो हम इन चरों को घटना, स्थिति तथा व्यक्ति के गुण होता है जिनका हम मान परिवर्तनशील होता है और ये बदलते रहते। उम्र बदलती रहेगी, ठीक है, वृद्धि है वो भी बदलेगी, कभी मोटा हो गया, कभी पतला हो गया, कभी वजन बढ़ गया, ठीक है। किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः 3 तरह के चर होते हैं। पहला है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है। प्रयोगकर्ता ने जो भी प्रयोग कर रहा होता है उसको प्रयोगकर्ता कहते हैं, यानी जहाँ भी किसी भी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर कुछ वो प्रयोग करता है, उसके व्यवहार को पर प्रयोग करता है तो वो प्रयोग करता है, तो जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है, इसे नियंत्रित चर भी कहा जाता है। अगला है आश्रित चर। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पृथक पूर्व कथन करना चाहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। पहले से ही प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन कर देता है कि हाँ, इसका परिणाम ऐसा निकलने वाला है। अगला है सुसंगत चर। मनोविज्ञान के प्रयोग में कुछ ऐसे भी चर होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि वह आश्रित चर उन पर चरों को प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता, क्योंकि वह आश्रित चर पर उन चरों को प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता। इस तरह के चरों को सुसंगत चर कहा जाता है। सुसंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोगकर्ता निम्न प्रविधियों का प्रयोग करता है। कौन सा? पहला है निरसन। इस प्रविधि के अंतर्गत बाह्य चरों को प्रयोग की स्थिति से बाहर कर दिया जाता है। दशाओं की स्थिति। इस प्रविधि का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है। देखो, इस प्रविधि का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब बाह्य चरों को प्रयोग की स्थिति से अलग करना संभव नहीं होता, तब इस घर को स्थिर कर दिया जाता है ताकि उसका प्रभाव प्रयोग की समस्त स्थितियों में एक समान पड़े। अगला है मिलान करना। अरे सुनो, यहाँ पर चर आएगा ना, इस चर को स्थिर कर दिया जाता है। यहाँ पर चर है, ठीक है, इस चर को स्थिर कर दिया जाता है। अगला है मिलान करना। मिलान में क्या होता है कि प्रविधि के द्वारा सुसंगत चरों को प्रयोग की समस्त स्थितियों में समान या स्थिर कर दिया जाता है। इस प्रविधि का प्रयोग अनुक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रयोजक को समूह में बांट दिया जाता है। पहले प्रयास में एक समूह को पहला कार्य तथा दूसरे समूह को दूसरा कार्य दिया जाता है, जिसके बाद दूसरे प्रयास में पहले समूह को दूसरा कार्य तथा दूसरे समूह को पहला कार्य दिया जाता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मिलान करवाया जाता है ताकि अलग अलग समूह का जो है परिणाम निकल के आता है। चौथा है यादृच्छिकरण या यादृच्छिक वितरण। यादृच्छिक वितरण में प्रयोज्यों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक प्रयोज्य को प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में चयन का समान अवसर प्राप्त होता है। अब अगला है प्रश्न संख्या 4। मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, चर्चा कीजिए। उत्तर। मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्यतः इस प्रकार है।
पहला है, देखो मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक उपकरण है, यानी कि उपकरण जैसे कि हमें किसी कार्य को करना होता है तो हमारे अलग अलग उपकरण होते हैं। यानी हमें मान लो कोई मशीन ठीक करनी है तो हमारे पास हमें पेचकस भी चाहिएगा, ठीक है, अन्य कोई उपकरण भी चाहिएगा उसको खोलने के लिए, है ना, प्लास भी चाहिएगा। इस तरह से क्या है, वो अलग अलग उपकरण है ताकि हम उसको सुधारा जा सके या उसको देखा जा सके। तो इसी प्रकार मानव के व्यवहार को जो है जांचने के लिए, है ना, समझने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रकार के टूल्स अपनाए जाते हैं। तो मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः इस प्रकार है। पहला है प्रश्नावली। हम किसी से प्रश्न करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हम लिख के ले जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न के द्वारा हमें सामने वाले के व्यवहार का पता चल जाता है। तो है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी तालिका होती है जिसके उत्तर व्यक्ति को देने होते हैं। व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों से व्यक्ति के व्यवहार को जानने में सहायता मिलती है। तो व्यक्ति द्वारा जो इस तरह के उत्तर दिए जाते हैं तो उसमें उसके व्यवहार को जानने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि वे मापन किए जा रहे मनोवैज्ञानिक गुणों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करें। प्रश्नावली में प्रश्नों के क्रम को सामान्य से विशिष्ट की ओर व्यवस्थित किया जाता है। अगला है साक्षात्कार। इस प्रविधि के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने की स्थिति में उद्देश्यपूर्ण आपसी बातचीत द्वारा प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है। देखो, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, है ना, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर की बातों का पता चल जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है। जैसे मान लो आपने कई बार, है ना, टीवी पर देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है, जैसे कि न्यूज एडिटर होते हैं, है ना, संवाददाता होते हैं जो किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट बार मान लो किसी पद पर पहुंचा तो उनसे पूछते हैं कि आपका यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या योगदान रहा, किस तरह से आपने मेहनत की। तो वो क्या होता है, एक तरह से साक्षात्कारी होता है। वह व्यक्ति जो साक्षात्कार करने वाला होता है वह साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार में उत्तर देने वाला व्यक्ति साक्षात्कारदाता कहलाता है। साक्षात्कार का आयोजन टेलीफोन, इंटरनेट तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जाता है। साक्षात्कार का आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, अभिवर्तियों, मूल्यों, रुचियों और वरीयताओं के संदर्भ में समझना है। तो ये हो गए आपके पाठ के क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि पाठ समझ में आ गया होगा। हालांकि आपको कठिन लगेगा क्योंकि शब्दावली ऐसी है, तो जरूरी है कि पाठ को पहले पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर देखते हो तो आपको आराम से याद हो जाते हैं, क्योंकि आपका लिंक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पाठ को तो बड़े अच्छे से समझा के पढ़ाया हुआ है, चैप्टर को विस्तार से पढ़ाया हुआ है। अब क्वेश्चन में तो इतना समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी है पहले पाठ को पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देखना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।